एक लड़की जो अपना नाम बदल देती है, अपना धर्म बदल देती है, अपनी जात बदल देती है, जात बदल के, नाम बदल के, धर्म बदल के शादी करती है, क्योंकि उसे किसी लड़के से प्यार था। वो शादी कुछ दिन तक चलती है, उसके बाद वो शादी टूटती है। शादी टूटने के बाद उसे फिर से प्यार होता है, वो किसी और से शादी करती है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो किसी तीसरे से शादी करती है। लेकिन इन्हीं तीनों शादियों की वजह से उसका जीवन कुछ इस कदर उलझा, और उसके साथ बाद में कुछ ऐसा हुआ कि शायद ऐसी मिसाल, ऐसी कहानी आज तक पूरी दुनिया में नहीं बनी, जैसी कहानी, जैसी मिसाल इस घटना में हुई। और जो चीज निकल के सामने आई, ये चीज अपने आप में इतनी चौंकाने वाली है, इतनी हैरान करने वाली है कि जो कोई भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, जो कोई इस घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख रहा है, अपने आप में बड़ा चौंक रहा है कि कोई इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, इस कदर कैसे कर सकता है। बार बार किसी से प्यार हो जाना, बार बार शादी हो जाना, उसी में उलझ के रह जाना, और फिर फाइनली कुछ ऐसा होना कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठना। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, ऐसी कहानी शायद ही इस दुनिया में कोई और हो। जो चीज़ें इस कहानी में हुई, जिस हिसाब से बार बार धर्म बदला गया, बार बार शादी हुई, हर शादी से कोई ना कोई बच्चा हुआ, उन बच्चों के साथ भी जो कुछ हुआ, और फिर फाइनली इस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, ऐसी मिसाल शायद ही इस दुनिया में कोई और मिली हो। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल के, इसी दिसंबर महीने के महज 4 दिन पहले, 26 तारीख को एक जगह लगती है गाजियाबाद में। एक थाना लगता है विजयनगर। दरअसल विजयनगर थाने में एक आदमी फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है कि साहब, मेरी मोहल्ले में कुछ अजीब सा हो गया है। एक महिला अपने घर में लेटे लेटे मर गई है, और मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये मामला नेचुरल डेथ का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, इस लड़की का कत्ल हुआ। लिहाजा आप अगर घटनास्थल पे आ जाते, मौका वारदात पे पहुंच जाते, बाकी चीज़ों की जांच कर लेते, तो शायद अगर कुछ गलत हुआ हो तो उस लड़की को इंसाफ मिल जाए। अब ऐसे आप फ़ोन अचानक से सुबह सुबह थाने में जब आता है, तो थाने वालों को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन किसी ने फ़ोन किया था, किसी ने शिकायत किया था, तो घटनास्थल पे उन्हें जाना था। लिहाजा पुलिस वाले अपने दल बल के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जिस घर का एड्रेस था, उस घर के पास जाते हैं, उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो देखते हैं अंदर पहले से काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक 30-35 साल की महिला बिस्तर पे मरी पड़ी है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले सारे लोग आ चुके हैं। बाकी सारे लोग रो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ये कैसे मर गई, क्या हुआ। बॉडी पे ना कोई चोट के निशान थे, ना कहीं कुछ और था। लेकिन अब 35 साल की उम्र में अचानक से किसी का मर जाना, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लिहाजा पुलिस वाले उस लाश का अब पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करते हैं। जो पति था उस महिला का, उसका रो रो के बुरा हाल था। बाकी ससुराल वालों का भी रो रो के बुरा हाल था। जो बेटा था, वो तो मानो उसके काटो तो खून नहीं, उसके पैरों तले एक तरह से जमीन खिसक चुकी थी, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पुलिस वाले, आसपास के सारे लोग उस परिवार को ढांढस बंधाते हैं। बंधाने के बाद पूरी लाश की, बाकी पूरे घर की ठीक से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन न कहीं लाश पे कोई चोट का निशान था, न पूरे घर में कुछ ऐसा मिला संदिग्ध जिससे लगे कि इस लाश के साथ या फिर इस महिला के साथ कुछ हाथापाई हुई है, इसका कत्ल हुआ है। ना ही बॉडी पे कहीं कोई खरोच था, ना कहीं कोई चोट का निशान। कपड़ा भी एकदम हूबहू जैसा होना चाहिए वैसे ही था, ना कुछ उजड़ा था। अब ये बात पुलिस वाले, आसपास के सारे लोग जब देखते हैं, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि एक महिला ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे कैसे मर सकती है। या तो इस महिला के साथ कुछ हुआ, और अगर हुआ तो चोट के, या फिर कहीं कुछ घटना के, कुछ होने के। न पूरे घर में कहीं निशान मिल रहे हैं, ना ही इस महिला के शरीर पे कोई ऐसा निशान मिल रहा है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि इस महिला के साथ कुछ हुआ है। पुलिस वाले कुछ सोचते विचारते हैं, उसके बाद लाश को कब्जे में लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। परिवार वाले रोते रह जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, लाश घर पे आती है।
लाश का अंतिम संस्कार होता है। पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन ना ही कहीं से कुछ सबूत मिलता है, ना ही कहीं से कुछ सुराग मिलता है। जब पति से पूछा जाता है तो पति कहता है कि उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम भाव्या है, भाव्या एक दिन पहले इंदौर गई थी, किसी काम से इंदौर से जैसे लौट के आई, घर पे खाना खाई, खाना खा के सो गई, और सोने के बाद जब सुबह उठी तो बिस्तर पे मरी पड़ी थी। अब पुलिस वालों के पास कई सवाल थे। अगर इसकी मौत नेचुरल है तो 30-35 साल की उम्र में कोई महिला नेचुरल कैसे मर सकती है? और अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो जहां तक संभव है कि इंदौर से लौटते वक्त ही रास्ते में शायद इसे किसी ने कुछ खिला दिया या फिर कुछ जहर दे दिया। लेकिन अगर जहर दिया या फिर ऐसी कोई चीज हुई तो भी बॉडी में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए थी, बॉडी का कलर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पुलिस वाले, बाकी घर वाले, बाकी आसपास के सारे लोग जो भी इस घटना से जुड़े थे, उन सबका ध्यान बस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे टिका था। सबको लग रहा था कि शायद भाव्या जब ट्रेन से लौटी थी तो रास्ते में इसके साथ कुछ हो गया, किसी ने इसको कुछ खिला दिया, इसके सामान को लूटने के चक्कर में। आमतौर पे जो ट्रेन में जहर खुरानी, ये सारी चीजें होती हैं। फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब पढ़ा जाता है, पुलिस वाले जब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तब पुलिस वालों का माथा एकदम से घूम जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये बात मेंशन थी कि इस महिला को चाकू मारा गया है और चाकू मार के इसका कत्ल किया गया है। पुलिस वाले बड़ा चौंकते हैं कि उन्होंने बॉडी की जांच की थी, बॉडी चेक की थी, न कहीं चोट के निशान थे, ना ही कहीं कुछ ऐसा मिला था, ना कहीं एक नाखून भी लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि इसकी बॉडी पे चाकू का वार किया गया, चाकू की वजह से शरीर का सारा खून निकल गया, अंदर के पार्ट्स डैमेज हो गए, उसके बाद ये महिला मरी है। पुलिस वाले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार वाले, ये तीनों लोग अब एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि मर्डर हुआ है, पुलिस कह रही है, परिवार वाले कह रहे हैं कि बॉडी में तो कोई चोट का निशान था ही नहीं। अब पुलिस वाले भागते हैं और भागने के बाद उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था, और उस डॉक्टर से बारीकी से समझते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कैसी लिखी गई कि चाकू का वार हुआ था और चाकू से ही मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम ऑफिस में जाने के बाद पुलिस वाले जब पूछते हैं तो डॉक्टर से, तब डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पे नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट के थोड़ा सा ऊपर कुछ साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था, और जिसने भी कत्ल किया है उसने सफाई के साथ कत्ल किया है, किसी ऑपरेशन वाले पार्ट पे ही चाकू का वार किया, ताकि बाहर से देखने में कभी भी ये लगे ही ना कि ये ताजा निशान है या फिर पुराना निशान है। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक आदमी किसी महिला का कत्ल करता है, कत्ल इतनी सफाई से करता है कि सिर्फ ऑपरेशन वाले हिस्से पे चाकू मारा ताकि बाहर से कभी निशान दिखे ही ना, और अगर ऐसा करता है तो महिला इसका विरोध क्यों नहीं की? आमतौर पे अगर किसी को चाकू मारा जाएगा तो वो अपने बचाव में इधर उधर दौड़ेगा, और इतना सटीक वार चाकू का पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 5-6 इंच के टाके पे ही वार किया जाए। अब पुलिस वाले, बाकी जो रिश्तेदार थे, वो फिर से अब एक बार सोचते हैं, और सोचने के बाद चूंकि घर में इस महिला का जो पति था विनोद शर्मा, उस महिला के पति के ऊपर, विनोद शर्मा के ऊपर शक की सुई घुमाते हैं, और घुमाने के बाद विनोद शर्मा को थाने ले जाते हैं, और ले जाने के बाद सिलसिलेवार तरीके से फिर से पूछताछ करते हैं। पुलिस जब पूछती है कि उस रात क्या क्या हुआ, ये कैसे मरी, तो विनोद शर्मा फिर कहता है कि ये 25 तारीख को इंदौर से लौटी थी, लौटने के बाद खाना खाई, खाना खा के सोई, सोने के बाद फिर अगले दिन मरी पाई गई। बाकी जो चीज़ है आपके सामने है। लेकिन फिर पुलिस वाले फिर वही पूछते हैं कि अगर ये महिला आई, घर पे सोई, तो इसको ये चाकू का निशान कैसे लगा, इसको चाकू किसने मारा, और अगर इसको चाकू मारा गया तो तुम थे कहाँ, तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? अब पुलिस वाले यही सवाल जब बार बार घुमा घुमा के पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, तो अंत में जो विनोद शर्मा है वो टूटता है, और टूटने के बाद तोते की तरह बोलना चालू करता है। और उसके बाद जो कहानी विनोद शर्मा ने सुनाई, ये कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वाले भी एक बार चौंक जाते हैं, सकते में आ जाते हैं कि कोई महिला इस कदर अपना भेष कैसे बदल सकती है। दरअसल विनोद शर्मा बताता है कि भाव्या शर्मा का जो नाम था वो नाम असल में बेबी था। भाव्या एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी। भाव्या सीतमगढ़ी एक जगह है बिहार में, वहाँ की रहने वाली थी, और कुछ सालों पहले ही वो गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार में शिफ्ट हुई थी। भाव्या
या फिर कायदे से कहा जाए तो बेबी जो थी वो गाजियाबाद शिफ्ट होती है। शिफ्ट होने के बाद थोड़ी सी बड़ी होती है और साल 2004 में एक योगेश कुमार नाम के लड़के से इसे प्यार हो जाता है। प्यार होता है, प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में सीरियस होते हैं। सीरियस होने के बाद फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि जो बेबी थी वो मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी और जो योगेश था वो हिंदू परिवार से संबंध रखता था। लिहाजा परिवार वाले इस शादी को तैयार नहीं थे। चाहे वो योगेश या फिर माफ कीजिएगा कायदे से नाम तो योगेंद्र था, चाहे वो योगेंद्र के परिवार वाले हों चाहे बेबी के परिवार वाले हों, शादी को दोनों परिवार तैयार नहीं होते। काफी दिन तक मान मनौवल चलती है और फाइनली 2004 में काफी कहा सुनी के बाद जब इस बात का फैसला हो जाता है कि अगर योगेंद्र से बेबी शादी करेगी तो अपना नाम अपना धर्म ये सारी चीजें छोड़ेगी, हिंदू धर्म को अपनाएगी, तो इसी शर्त के साथ जो बेबी है वो योगेंद्र से शादी करती है। शादी करके इसके घर योगेंद्र के दिल्ली शिफ्ट होती है। वहाँ पे अपना अंजलि रखती है, बाकायदे हिंदू रीति रिवाज के साथ ये धर्म वापसी करती है। दोनों की शादी कुछ टाइम तक चलती है। उसके बाद एक बेटा होता है, बेटे का नाम निहाल रखा जाता है। सारी चीजें बहुत सही चल रही थी। जो बेबी उर्फ अंजलि थी अपने परिवार में अपने ससुराल में काफी खुश थी। समय बीतता जा रहा था, बेटा भी बड़ा होता जा रहा था। बेटा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर हाई स्कूल का एग्जाम देता है, 12th का एग्जाम देता है। समय बीतता गया, साल 2005 बीता, 6 बीता, 7 बीता, 8, 10, 12, 15, 16, 17। साल 2017 में अचानक से इन दोनों में तकरार शुरू हो जाती है, योगेंद्र और अंजलि में। योगेंद्र अंजलि आए दिन अब लड़ने लगे और इसी लड़ाई के बीच अंजलि की जो नज़र है वो अनीस खान से टकराती है। अनीस भी दिल्ली का रहने वाला था। अब इधर परिवार से कलह चल रही है और इधर अनीस आए दिन इससे बातें करता, इसकी केयर करता, हालचाल पूछता, सारी चीज़ें चलती हैं। नतीजा ऐसा हुआ कि जो अंजलि उर्फ बेबी थी उसे अनीस से भी शादी हो प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उससे निकाह करने का फैसला करती है। अपने पति को, अपने बच्चे को, एक 16-17 साल के बेटे को छोड़ती है। छोड़ने के बाद इस अनीस से शादी करती है। शादी करने के बाद अपना नाम अपना धर्म फिर से बदलती है और इस बार इसने अपना नाम अफसाना रखा। अब इसकी शादी अनीस से हो गई। शादी भी कहना गलत होगा, इसका निकाह अनीस से हुआ। अनीस के साथ ये कुछ टाइम तक रहती है। ये फिर से प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे ही इसकी डिलीवरी के कुछ महीने बचते हैं और शादी के महज 1.5 साल बीते थे, अचानक से अनीस से भी इसकी तकरार शुरू हो जाती है। अनीस से आए दिन इसकी बहस होती, आए दिन कुछ न कुछ बात पे घर में कलह होती, आए दिन कहा सुनी होती। लिहाजा ऐसा हुआ आने वाले समय में, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल 2019 में ये अनीस को भी छोड़ने का फैसला करती है। और इसी बीच इसकी नज़र गुरुग्राम के रहने वाले एक विनोद शर्मा से टकराती है। विनोद शर्मा से नज़र टकराती है। विनोद शर्मा इसे देखता है। आंखों आंखों में दोनों में इशारा होता है। इशारा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाता है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत दोस्ती में बदलती है। थोड़ा टाइम और बीतता है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और साल 2019 में ही जो बेबी से अंजलि बन चुकी थी, अंजलि से अफसाना बन चुकी थी, इसी बेबी उर्फ अंजलि उर्फ अफसाना को फिर से विनोद शर्मा से प्यार हो जाता है। प्यार धीरे धीरे कुछ दिन तक इन्होंने छुप के निभाया। उसके बाद इधर अनीस से भी तकरार बढ़ने लगी थी। लिहाजा ये अनीस को छोड़ती है, फिर से विनोद शर्मा से शादी करती है। आप सोच के देखिए, जिस टाइम इसकी शादी हुई थी इसके पेट में अनीस का बच्चा था। ये सारी चीज़ों को ये भुला चुकी थी। ये शादी करती है। शादी करने के बाद बाकायदा अपना नाम ही फिर से भाव्या शर्मा रखती है। फिर से हिंदू धर्म अपनाती है। अपनाने के बाद कुछ टाइम बाद इसके पेट का जो बच्चा था वो पैदा होता है और इसको ये अपना नाम अपने पति के नाम पे देती है और उसका नाम आदिल रखती है। अब ये आदिल विनोद शर्मा के ही साथ, यानी इसके सौतेले पिता के साथ रहने लगता है। विनोद शर्मा कोई काम धाम करता नहीं था। अंजलि उर्फ अफसाना उर्फ भाव्या उर्फ बेबी, इन चारों में से कौन सा नाम इसके लिए सही रहेगा ये भी अपने आप में कंफ्यूज कर रहा है। जो भाव्या शर्मा थी ये कुछ दिन तक
ससुराल में रहती है। ससुराल में रहने के बाद ये गाजियाबाद के वृंदावन एंक्लेव इस जगह पे, इस फ्लैट पे शिफ्ट होती है। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद अब चूंकि जो विनोद शर्मा था ये कुछ कमाता नहीं था, तो घर का खर्च चले तो चले कैसे, लिहाजा जो भाभ्या है वो जाती है और एक आयुर्वेद की डॉक्टरी में, एक आयुर्वेदिक संस्था में सेल्समैन की चैन चलाने वाले के रूप में ज्वाइन हो जाती है। अब विनोद को कुछ करना नहीं पड़ रहा था, ठीक ठाक पैसे ये कमाती, फ्लैट का जो खर्च था ये भी भाभ्या शर्मा देती, और इसी सिलसिले में ये कभी इंदौर जाती, कभी बेंगलुरु जाती। और जो विनोद शर्मा का काम था वो काम महज इतना सा था कि जो इसका बेटा आदिल था उसको स्कूल लेके जाना, स्कूल से वापस लेके आना, घर पे खाना बनाना, और पूरे दिन के काम से जब भाभ्या शर्मा लौटती तो लौटने के बाद खाना निकाल के दोनों लोग खाते, खाने के बाद प्यार से सो जाते। कभी कभार वीकेंड पे दोनों शराब भी पीते और शराब दोनों साथ बैठ के पीते। अब विनोद निहायती कामचोर हो चुका था, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा था, भाभ्या कमा कमा के ला रही थी, पूरे घर का खर्च चला रही थी। लेकिन इसी बीच विनोद से किसी ने कहा कि तुम्हारी बीवी तुमको बिना बताए कभी इंदौर जाती, कभी बेंगलुरु जाती, कभी गुड़गांव जाती, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं कि ये काम क्या करती, इसका काम क्या है, कौन सी मीटिंगें चल रही है। अब ये बात जब विनोद सुनता है तो विनोद के मन में भी थोड़ा सा डाउट आता है कि मेरी पत्नी बिना मुझे बताए अचानक से कहीं जा रही है, बिना बताए आ जा रही है, कभी कहीं मिल रही है, कभी किसी मीटिंग में जा रही है, कभी दूसरी जगह जा रही है। तो शायद मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मेरी पत्नी आखिर जाती कहाँ है, जाने के बाद आती कहाँ है, किस काम से बाहर रहती है। लिहाजा जो विनोद है अब अपनी पत्नी भाव्या पे नज़र रखने लगता है। जब कभी जाती तो वीडियो कॉल करता, कभी फ़ोन कर देता कि कहाँ हो, कभी पूछताछ करता। धीरे धीरे इन दोनों में भी तकरार बढ़ने लगी, और इसी बीच जो भाव्या शर्मा थी अपने दूसरे पति यानी जो अनीस था उसके करीब जाने लगी। अनीस से आए दिन वो चोरी छुपे मिलने लगी, और इस बात की भनक कहीं ना कहीं अब जो विनोद शर्मा था उसे लगने लगी। विनोद शर्मा इस पे पैनी नज़र रखता, और ये बात किसी पति को शायद ही मंजूर हो कि उसकी पत्नी किसी और से मिले, या फिर किसी पत्नी को ही मंजूर हो कि उसका पति किसी और से मिले। आए दिन इस बात पे लेके दोनों में बहस होती, और 24 तारीख को जब भाव्या बताती है कि किसी काम से इंदौर जा रही है, तो शाम को ये वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल करके पूछता है कि क्या तुम पहुंच गई या फिर नहीं पहुंची, तुम्हारा रूम कैसा है, ये सारी चीज़ें तुम मुझे दिखाओ। ये सारी चीज़ें, सारी बातचीत चलती ही रहती है कि अचानक से उसे वहाँ पे जो इसका दूसरा पति है अनीस, वो दिखाई दे जाता है उसी वीडियो कॉल में। अब वीडियो कॉल में उसके दूसरे पति को देखता है तो फिर तुरंत पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा, तुम तो इंदौर में हो। अब ये बात जब अनीस देखता है कि इसके पति को, विनोद को, इस बात की भनक लग चुकी है कि ये इंदौर में नहीं है बल्कि दिल्ली में है, उसके पति के पास, दूसरे पति के पास, तो इस बात पे अनीस भी अब भड़क जाता है। भड़कने के बाद कहता है कि चुपचाप से फ़ोन रख दे और जितना जल्दी हो सके गाजियाबाद छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इसके बाद उसकी पत्नी एक दूसरे मर्द के साथ है, उसके साथ कमरे में है। ये बात विनोद शर्मा को नागवार गुजरी। अब पत्नी के ही आगे उसका दूसरा पति उसे धमकी भी दे रहा था, तो इसकी बेइज्जती भी हो रही थी। लिहाजा बेइज्जती, अपमान और अनैतिक संबंध, इन तीनों की आग में ये इस कदर जलता है कि इसके दिमाग में अब कुछ ऐसा आता है बदला लेने के लिए जो शायद अपने आप में किसी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब इसके दिमाग में आ चुका था कि जब तक ये लड़की जिंदा रहेगी ये बार बार पति बदलेगी, बार बार हम लोग को आपस में लड़ाएगी, सारी चीज़ें होगी। लिहाजा अब इसको जान से मार देना ही ठीक होगा। ये जल भुन के भाभ्या के लौट के आने की इंतजार करता है। भाभ्या 24 तारीख की रात को लौट के आती है। आने के बाद 25 तारीख को सुबह सुबह ही ये जाता है, शराब लेके आता है, अपने बेटे आदिल को कहीं भेजता है, भेजने के बाद शराब लाता है, दोनों पति पत्नी बैठ के पीते हैं। खुद एक एक पैक पीता और जो भाभ्या है उसको 3-4 पैक पिलाता। दोपहर तक ये दोनों बैठ के शराब पीते हैं। दोपहर बाद भाभ्या एकदम शराब के नशे में टुल थी। उसके बाद ये किचन में जाता है, चाकू उठाता है, उसके साड़ी को थोड़ा सा नीचे करता है, बाकी कपड़ों को नीचे करता है, और उसी ऑपरेशन के निशान पे जहाँ टाका लगा था उसी पे चाकू के मुंह को रखता है, और रखने के बाद
अंदर घुसेड़ देता है। अब चाकू की वजह से टाके बाकी सारी चीज़ें कट जाती हैं, चाकू अंदर घुस जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी से खून खून गिरने लगता है। ये लाश को उसी हालत में छोड़ता है, सारे खून को एक जगह इकट्ठा करता है, खून को कहीं जाके गिराता है, गिराने के बाद फिर से उसके पूरे कपड़े को निकालता है, निकाल के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालता है, नए कपड़े बेहद सफाई के साथ पहनाता है, पहनाने के बाद सारे कपड़ों को धुलता है, पूरे घर को साफ करता है। इसी बीच जब उसका बेटा आदिल आता है तो ये आदिल को फिर से पैसे देता है और कहता है कि जाओ बेटा बाहर से तुम कुछ खिलौने ले लो, आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें कुछ लेना चाहिए, जगह जगह दुकानें लगी हैं, जगह जगह सारी जगह डेकोरेशन हो रही है। आदिल भी बेचारा 8 साल का बच्चा खुशी मन से जाता है मार्केट में सामान लेने। ये फिर घर में आता है, आने के बाद सारे सामान को व्यवस्थित करता है, सारी चीज़ों को साफ करता है। अब चूंकि जो भाव्या थी वो इतनी नशे में थी कि उसके साथ क्या हुआ उसे पता भी नहीं चला। ये बाकी सामानों को साफ कर देता है, चाकू को धुल के किचन में रख देता है, फिर से साड़ी पहना देता है। शाम तक उसका बेटा आदिल आता है। आदिल के आने के बाद ये कहता है कि मम्मी सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो, थक गई है। आदिल भी अपना खाना वाना खाता है, खाना खा के सो जाता है। 26 तारीख की सुबह होती है और इसी चीज़ का इंतजार इसे था। सुबह होती है, अपने ससुराल फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है कि जो आपकी बेटी है अचानक से मर गई। बाकायदा ये रोने धोने का नाटक करता है। उसके बाद किसी ने उसी में से पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आती है, ये पुलिस से भी रोता धोता है और कहता है कि मेरी पत्नी पता नहीं कैसे मर गई, किसकी नज़र लग गई, ये सारी चीज़ें लगातार बोलता है। और इस कदर ये एक्टिंग करता है कि शायद आसपास के पुलिस के डिपार्टमेंट के महकमे के जितने लोग थे, एक तरह से सबका दिल पिघल चुका था इस आदमी के ऊपर कि एक पत्नी के प्यार में इतना पागल है कि किस कदर रो रहा है। लेकिन फिर जो इसका भाई था भाव्या का, टीपू, उसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है मेरी बहन के साथ जिस वजह से इसकी जान गई है, और इसकी जान नेचुरल नहीं गई है, किसी ने इसका मर्डर किया है। लिहाजा जो उसका भाई टीपू है वो विजयनगर थाने में जाता है, जाने के बाद FIR करता है। और ये सारा मामला कल या परसों में, अगर आज 31 तारीख है तो मान के चलिए कि 30 तारीख को ये मामला पूरा निकल के सामने आया। अब ये मामला जब निकल के सामने आया और 1-2 दिन में शायद आप न्यूज़पेपर में और बाकी जगहों पे देखेंगे तो शायद आप भी बड़ा हैरान हो जाएंगे। और ये कहानी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली कि एक महिला जो कई लोगों से प्यार करती है, बार बार प्यार करती है, बार बार वो शादी करती है। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी कहानी और सुनाई थी लाजवान की, जो पंजाब की रहने वाली थी, जिसने 17 शादियां की थी और 17 पतियों का कत्ल किया था। ऐसी ही कुछ हालत इसकी भी थी। 3-3 बार शादी करना, 3-3 बार धर्म बदलना, 3-3 बार प्यार हो जाना, तीसरे के साथ भी खुश ना होना, फिर लौट के दूसरे के पास जाना, फिर पहले से बात करना, ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी इसी में सिमट के रह गई। और फाइनली एक वीडियो कॉल की वजह से इसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो बस वीडियो को लाइक करके आप मुझे अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, रात 8:30 से 10 के बीच में कभी भी हो सकती है, क्योंकि बार बार टाइम चेंज हो रहा है। कायदे से आप खुद मुझे कमेंट करके अगर बता देते कि कौन सा टाइम ज़्यादा सही है तो वो चीज़ ज़्यादा मेरे लिए सुविधाजनक रहती। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।